Good morning to all of you. Myself Kartar Chaudhary, lecturer, Government Polytechnic College, Ajmer. Today I start a lecture on maximum usable frequency in ionospheric wave propagation. What is maximum usable frequency and what are the factors affecting it? It will be studied in this topic. पहले शुरू करते हैं कि मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन, यानी वो फ्रिक्वेंसी जो आइनोस्फेरिक वेव प्रोपगेशन के थ्रू 2 पॉइंट ट्रांसमीटर और रिसीवर के बिटवीन में सिग्नल सेंड कर सके, मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी कहलाती है। वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो 2 पॉइंट के बीच में भेजी जा सके थ्रू आइनोस्फीयर। There is a maximum frequency that can be used for communication between two given location, and this frequency is known as maximum usable frequency. The another definition you can say maximum possible value of frequency for which reflection from ionosphere take place for a given distance of propagation, that is between two given desired location which is transmitter and receiver. तो कोई भी 2 पॉइंट, इसलिए इसको पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन भी कहते हैं। कोई भी 2 पॉइंट ट्रांसमीटर और रिसीवर कहीं पर भी है तो उनके बीच में वो मैक्सिमम, वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जिसको आइनोस्फीयर से भेजी जा सके, वो मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी कहलाती है। मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा भी हो सकती है, बिकॉज क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी वर्टिकल इंसिडेंट पे, यानी इंसिडेंट एंगल 0 होता है उस केस में, और वो फ्रिक्वेंसी किसी पार्टिकुलर लेयर से रिफ्लेक्ट बैक होकर आ जाए उसको क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी कहते हैं। और अगर एंगल वही बना रहे तो उससे ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी आइनोस्फीयर को पेनिट्रेट कर जाती है। लेकिन अब इस केस में इंसिडेंट एंगल कुछ न कुछ रहेगा, वर्टिकल इंसिडेंट नहीं रहेगा। क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी के केस में वर्टिकल इंसिडेंट रहता है, मैं क्लियर कर देता हूँ। और मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी के केस में एंगल, इंसिडेंट एंगल की कोई ना कोई वैल्यू होती है। एंटीना से जो सिग्नल आइनोस्फीयर की तरफ जाता है वो इंसिडेंट एंगल होगा और उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, और इसलिए मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होती है। अनदर डेफिनेशन इज इट इज डिफाइंड बाय द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी दैट कैन बी रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम ए लेयर ऑफ आइनोस्फीयर टू अर्थ एट सम वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल। वही एंगल की मैं बात कर रहा था। व्हेन ए सिग्नल इज ट्रांसमिटिंग हाई फ्रिक्वेंसी प्रोपोगेशन ओवर ए गिवन पाथ, यहाँ पाथ का मतलब हो गया एंगल फिक्स। इंसिडेंट एंगल फिक्स हो गया तो पाथ भी फिक्स हो गया। ये भी मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ कि इंसिडेंट एंगल फिक्स हो गया तो पाथ भी फिक्स हो गया। अब सेम इंसिडेंट एंगल पे अगर आप फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा करते हो तो वो जो उसका रिफ्लेक्शन या फिर मैं कहूँ रिफ्लेक्शन होता है आइनोस्फीरिक लेयर्स से, वो वेरी करेगा। अगर हाई फ्रिक्वेंसी है, हायर फ्रिक्वेंसी आप लेते हो तो वो अपर लेयर से रिफ्लेक्ट होकर आएगी सेम पाथ, और अगर लोअर फ्रिक्वेंसी लेते हैं तो नीचे वाली लेयर से रिफ्लेक्ट होकर आएगी। बिकॉज जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती जाती है, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाती है तो उनकी बेंटिंग, उनका मुड़ना, उसकी रेट कम हो जाती है और वो काफ़ी ऊंचाई से जाके मुड़ पाती है, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं और साथ में उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होने से वो वहाँ से मुड़ के वापस अर्थ की तरफ आती है। नाउ देयर आर सम की फैक्टर्स अबाउट मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी। वो ये है कि मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी 2 स्टेशंस के बीच में डिफाइन की जाती है, इसलिए इसको पॉइंट टू पॉइंट वेव प्रोपगेशन भी कहते हैं। और अगर मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा सिग्नल या ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के सिग्नल अगर यूज़ करते हैं तो वो स्पेस वेव सिग्नल बन जाते हैं, यानी वो आइनोस्फीयर को प्रोपोगेट करके सैटेलाइट तक पहुंच जाते हैं। और अगर सैटेलाइट का यूज करते हो इसको वापस अगर अर्थ पे भेजा जाए तो स्पेस वेव सिग्नल कहलाएंगे। एट मैक्सिमम यूजुअल फ्रिक्वेंसी द स्किप जोन एक्सटेंड टू जस्ट शॉर्ट ऑफ द रिसीवर। स्किप जोन है उसकी जो लंबाई है, उसका जो एरिया है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा उससे,
जब मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी का यूज़ किया जाता है, वो आगे भी देखेंगे। और ये फॉर्मूला होता है मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी और क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी के बीच का कि क्या रिलेशन होता है इसमें। तो मैं कहूँगा मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी MUF इक्वल्स टू critical frequency divided by cos theta I, where theta is the incident angle, CF is the critical frequency, MUF is the maximum usable frequency। यहाँ जो थीटा आई है या से कोस थीटा 1/cos थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं। तो द फैक्टर सेक थीटा इज कॉल्ड द मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी फैक्टर। यहाँ पे 1/cos थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं और सेक थीटा जो होता है वो मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी फैक्टर कहलाता है। और ये फंक्शन होता है पाथ लेंथ का। इफ़ द हाइट ऑफ लेयर इज नॉन, अगर किसी भी लेयर की हाइट का पता हो तो ये पाथ की लेंथ का फंक्शन होता है। यहाँ देख सकते हैं एक रे को इंसिडेंट किया गया है, इंसिडेंट रे जिसका एंगल कोई पार्टिकुलर एंगल है थीटा आई, और ये आयनोस्फीयर में जाके पार्टिकुलर लेयर से डिपेंड करता है कि कितनी फ्रिक्वेंसी है। हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल ही है लेकिन कितनी फ्रिक्वेंसी का सिग्नल भेजा है। तो कहीं ना कहीं आयनोस्फीयर की लेयर से रिफ्लेक्ट होके वापस अर्थ की तरफ रिटर्न हो गया। तो जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बिटवीन में बन रहा है उसको थीटा आई कहेंगे, और जो एंगल रिफ्लेक्शन और नॉर्मल के बीच में बन रहा है वो थीटा आर कहलाएगा। थीटा आर थोड़ा क्लियर देखें, जब पूरी बेंट हो चुकी है, जब वेवफॉर्म पूरी बेंट हो चुकी है, उस सीधी लाइन और नॉर्मल के बीच का ये एंगल है। यहाँ थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। और अब देखिए कि क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है मैक्सिमम यूजुअल फ्रिक्वेंसी का। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें MUF मैक्सिमम यूजुअल फ्रिक्वेंसी है लेकिन डिफरेंट इंसिडेंट एंगल है। यहाँ देख सकते हैं ट्रांसमीटर से जो रेज जा रही है या जो वेव जा रही है वो डिफरेंट एंगल्स पे जा रही है, और जब डिफरेंट एंगल्स पे जा रही है तो अलग अलग पॉइंट से सेम आयनोस्फीयरिक लेयर से रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अलग अलग पॉइंट पे जाके स्ट्राइक कर रही है। देखिए एक रे C वाली रे और D और E वाली रे तीनों अलग अलग जगह से स्ट्राइक हो रही है। इनकी फ्रिक्वेंसी सेम है बट इनका इंसिडेंट एंगल डिफरेंट है। और अगर इनका इंसिडेंट एंगल थोड़ा और कम किया जाए क्रिटिकल एंगल से तो वो पेनिट्रेट कर जाएगी। यानी एंगल की लिमिट होती है पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के लिए, एक मिनिमम इंसिडेंट एंगल होना ज़रूरी है किसी भी लेयर से रिफ्लेक्ट बैक होने के लिए। तो यहाँ पे डिफरेंट इंसिडेंट एंगल है, फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट है। यहाँ एक अनदर दूसरा केस देखते हैं कि जिसमें इंसिडेंट एंगल सेम है लेकिन फ्रिक्वेंसी की वैल्यू अलग अलग है। ये यहाँ पे दोनों केस में रिसीवर की बात नहीं कर रहा मैं, दोनों केस में रिसीवर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इससे पहले वाले डायग्राम में भी देखिए रिसीविंग एंड जो आ रहा है वहाँ पे सिग्नल कैसे आ रहा है ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सिग्नल ट्रांसमिटिंग एंड से कैसे जा रहा है अलग अलग इंसिडेंट एंगल पे जा रहा है, अलग अलग इंसिडेंट एंगल पे जा रहा है। और उसके बाद में इस डायग्राम में देखिए मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी एट फिक्स इंसिडेंट एंगल बट डिफरेंट MUF फॉर डिफरेंट लेयर। यानी आप साफ दिख रहा है F1 F2 F3 इस तरीके से नंबरिंग की हुई है। जो लोअर फ्रिक्वेंसी है वो नीचे वाली लेयर से इंसिडेंट रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, जो मॉडरेट फ्रिक्वेंसी है वो बीच वाली लेयर से आएगी, और जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो ऊपर वाली लेयर से आएगी। और अगर वेरी हाई फ्रिक्वेंसी है यानी 30 मेगाहर्ट्ज अपन लिमिट मानते हैं तो उसके लमसम अगर उस रेंज से ज़्यादा की कोई फ्रिक्वेंसी हुई तो वो पेनेट्रेट कर जाएगी पार्टिकुलर एंगल पे। तो ये तीसरा जो डायग्राम है वो और इस चीज़ को क्लियर कर देता है। यहाँ पर 2 पॉइंट स्पष्ट कर दिए गए हैं, ट्रांसमीटर एंड ये रिसीविंग पॉइंट A।
ट्रांसमीटर और रिसीवर यानी 2 पॉइंट फिक्स हो गए। अब 2 पॉइंट फिक्स होने के बाद पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ही सिग्नल ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट होकर आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर रिसीविंग तक पहुंच पाएगा। मान लीजिए 20 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट किया जाता है, आयनोस्फीयरिक लेयर से रिफ्लेक्ट होता है और पॉइंट ए तक पहुंचता है। तो अगर अब इंसिडेंट एंगल फिक्स हो गया, इस केस में फ्रिक्वेंसी फिक्स हो गई। अब विदाउट इंसिडेंट एंगल यानी इंसिडेंट एंगल को चेंज किए बगैर अनदर फ्रिक्वेंसी के सिग्नल यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। इंसिडेंट एंगल फिक्स हो गया है और फ्रिक्वेंसी भी फिक्स हो गई है पॉइंट फिक्स होने के बाद। अब अगर फ्रिक्वेंसी कम या ज़्यादा करनी हो तो इंसिडेंट एंगल को वेरी करना पड़ेगा। एंगल वेरी किए बिना अगर फ्रिक्वेंसी को वेरी करेंगे, जैसे 20 मेगाहर्ट्ज से अबव का जो सिग्नल है सेम इंसिडेंट एंगल पे 21 वाला बाहर जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 20 मेगाहर्ट्ज ही है। और देखिए 20 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल भी बाहर जा रहा है, क्योंकि उसमें हल्का सा इंसिडेंट एंगल उसने कम कर दिया है। जो इंसिडेंट एंगल है हल्का सा कम हो गया, तो 20 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल भी बाहर जा रहा है और सेम इंसिडेंट एंगल पे 21 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल भी बाहर जा रहा है और उसी सेम इंसिडेंट एंगल पे 20 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे 3 फैक्टर हो गए, इंसिडेंट एंगल और डिस्टेंस ऑफ रिसीवर फ्रॉम ट्रांसमीटर, यानी लोकेशन कहाँ पे रिसीविंग एंड की, और उसके साथ साथ यूजेबल फ्रिक्वेंसी। तो मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी इस तरीके से डिसाइड होती है। यहाँ पे द फ्रिक्वेंसी एट विच द रेडियो कम्युनिकेशन जस्ट स्टार्ट टू फेल इज नोन एज मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी, यानी उससे अबव के सिग्नल अगर भेजे जाए तो वो पेनेट्रेट कर जाते हैं आयनोस्फीयरिक लेयर को। सिमिलरली आप देख सकते हैं इसकी अलग अलग की फैक्टर्स। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ देख सकते हैं कि मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी से अगर कम फ्रिक्वेंसी के सिग्नल ट्रांसमिट किए जाते हैं यूजिंग सेम इंसिडेंट एंगल। देखिए इंसिडेंट एंगल यहाँ पर भी वेरी नहीं किए हैं। एक बार जो एंटीना की ओरिएंटेशन फिक्स कर दी है उसको नहीं छेड़ रहे हैं और सिर्फ फ्रिक्वेंसी वेरी कर रहे हैं। तो देखिए मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी के कम फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है तो मैक्सिमम सिग्नल आयनोस्फीयरिक लेयर से रिफ्लेक्ट होकर रिसीविंग एंड तक या फिर अर्थ स्पेस तक पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर फ्रिक्वेंसी को MUF के इक्वल कर दी जाए, ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी को मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी जो डिसाइडेड है उससे अगर इक्वल कर दी जाए तो कुछ सिग्नल अर्थ की लेयर तक पहुंचते हैं वापस रिफ्लेक्ट होके और कुछ पेनेट्रेट कर जाते हैं आयनोस्फीयर को। और अगर फ्रिक्वेंसी MUF से ज़्यादा कर दी जाए तो कुछ सिग्नल डायरेक्ट ही पेनेट्रेट कर जा रहे हैं और कुछ सिग्नल पहुंच तो रहे हैं लेकिन बियॉन्ड द रिसीवर पहुंच रहे हैं बिकॉज फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम यूजुअल फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा हो गई है। इस केस में कुछ सिग्नल टॉप लेयर से रिफ्लेक्ट होकर तो आ रहे हैं लेकिन वो डिस्टेंस वाइज आगे निकल जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिसीवर तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। और देखिए बी में रिसीवर तक पहुंच रहे हैं लेकिन कम सिग्नल पहुंच रहे हैं, यानी सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक रहेगी और फर्स्ट केस में सिग्नल की स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी। तो ये है मैक्सिमम यूजुअल फ्रिक्वेंसी से ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी को कम या ज़्यादा रखने का कॉन्सेप्ट। उससे आगे देखिए, ये मैक्सिमम यूजुअल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है FMUF इक्वल्स टू FC इंटू स्क्वायर रूट ऑफ D स्क्वायर अपॉन 4H स्क्वायर प्लस 1। That is the formula of maximum usable frequency and relation with FC, critical frequency. Here H is the height of layer, अर्थ से डायरेक्ट जो अल्टीट्यूड होता है वो H है और D स्किप डिस्टेंस है। स्किप डिस्टेंस की बात करते हैं। व्हाट इज स्किप डिस्टेंस? स्किप डिस्टेंस is the minimum distance between transmitter and the first nearest
रेज रीच फ्रॉम आयनोस्फीयर टू अर्थ। देखिए डायग्राम से बताते हैं आपको। ग्राउंड वेव सिग्नल्स की लिमिट कम होती है। ये ग्राउंड वेव सिग्नल है जो कम डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है और लॉस्ट हो जाता है। स्काई वेव सिग्नल जो है या आयनोस्फीरिक सिग्नल है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से रिफ्लेक्ट होते हैं और अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे रिसीव होते हैं। तो इसका जो स्किप डिस्टेंस है वो ट्रांसमीटर से जो फर्स्ट या मैं कहूँ नियरेस्ट जो वेव आती है अर्थ पे रिफ्लेक्ट होके उसके बीच की डिस्टेंस है, उसके बीच की डिस्टेंस है अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं, अर्थ की सरफेस पे मेजर करते हुए जो मिनिमम डिस्टेंस आती है ट्रांसमीटर और फर्स्ट रे जो आ रही है उसके बीच की डिस्टेंस को स्किप डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन अब देखिए स्किप डिस्टेंस में कुछ जो एरिया है वो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन से या सरफेस वेव प्रोपोगेशन से कवर हुए जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसा एरिया रह जाता है जो ना ग्राउंड वेव से हो रहा है और ना ही स्पेस वेव से होता है, लाइन ऑफ साइट वाली से भी नहीं होता है और ना ही आयनोस्फीयर से हो रहा है। तो ये जो है एरिया है वो स्किप जोन कहलाता है, स्किप जोन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्किप डिस्टेंस है वो किस किस पे डिपेंड करती है। फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव, एंगल ऑफ द इंसिडेंस एंड डिग्री ऑफ द आयनाइजेशन। स्किप डिस्टेंस की डेफिनेशन दे सकते हैं। It is the distance over the earth's surface between the point where the radio signal is transmitted and the point where it is received, having traveled to the ionosphere and been reflected back to the ionosphere. This is the formula of skip distance. D skip equals to 2 into h into square root of f MUF का स्क्वायर यानी मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई FC माइनस 1। हियर H डिनोटेड द हाइट वेयर रिफ्लेक्शन अकर। जहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है वहाँ की सीधी खड़ी हाइट, अर्थ के सरफेस से जहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है वो सीधी खड़ी हाइट, और MUF मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी है, FC यहाँ पे क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी को डिनोट किया और D स्किप डिस्टेंस। स्किप जोन का फॉर्मूला देख सकते हैं कि वो एरिया, वो साइलेंस जोन बिटवीन द पॉइंट वेयर द ग्राउंड वेव बिकम टू वीक, यानी ग्राउंड वेव लॉस्ट हो जाती है, वहाँ से उसका आगे सिग्नल नहीं जा पाते हैं, उसके ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन से आगे और स्काई वेव प्रोपोगेशन से पहले का जो एरिया है साइलेंस एरिया, जहाँ पे कोई सिग्नल नहीं पहुँच पा रहा, उसको स्किप जोन कहते हैं। ये आप नोट कर सकते हैं स्किप डिस्टेंस और स्किप जोन के फॉर्मूलाज। थैंक यू वेरी मच।